Screen is visible for all. Screen सबके लिए visible है, so we'll continue for the session. जी hello, good morning all of you. Okay, Good morning, sir. very good morning. जो और सारे लोग जाग रहे हैं. हेलो. जी भाइयों और बहनों, जाग रहे हो सारे? अच्छा, बस मीटिंग ऑन करके सो गए हो सारे? अच्छी बात है. ये सोचो कि आप लोग सो गए हो, मैं भी सो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा. ओके, नॉट एन इशू. आज के सेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्टीज टू द सूट इन द सिविल केस. देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स एंड फिनिश द हाफ लाइन or the half stages in the civil cases. Then we will move towards the last wala part in tomorrow's scenario. Then we will continue for the criminal. In today's scenario, we have to begin from the parties to the suit in the civil cases. So in yesterday's session, we gone through the important part that we understood. Minimum 2 persons should be there in any civil case. One party who is going to file the suit, and another party, even another party is unknown to us, that we can say that's opponent party. Have you ever seen any person who's going to file the suit is unknown person? जी, किसी ने देखा है कभी कि जो भी पार्टी केस सूट सिविल केस जो भी इंस्टीट्यूट करेगी इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज अननोन पर्सन? हैव यू एवर नोटिस? ऐसे हुआ है कभी? हमने तो कल के सेशन में एक पॉइंट समझने की कोशिश की थी कि whoever the opponent party might be he is unknown person to us, so we can go through the declaratory suit in this part. But have you ever noticed जो भी party is going to file the suit before the court he is unknown? हेलो. हाँ सर. यस सर. कैसे? जैसे कि कोई कंप्लेंट किया हो और पार्टी कौन है पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन हमें जाने के लिए इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं हुआ हो तो हम लगा सकते हैं इसे. अच्छा, ऐसे होता है? आपने पर्सनली नोट किया ऐसा या आप केस कर रहे हो? पर्सनली तो मैंने देखा नहीं सर, लेकिन हो सकता है. अच्छा, मतलब कौन सा ऐसा एडवोकेट होगा जो बिना क्लाइंट के केस लड़ने चला जाएगा कोर्ट में? कौन सा ऐसा एडवोकेट होगा जिसे पता ही नहीं है कि क्लाइंट कौन है, प्लेंटिफ कौन है, और वो केस रिप्रेजेंट करने चला जाएगा कोर्ट में बिना पैसे? आप क्लाइंट इसके आता पता नहीं कर सकते हैं. नहीं, अपोजिट पार्टी वी ऑलरेडी नो. वी आर टॉकिंग अबाउट whoever the person who is going to file the suit if he is unknown. अच्छा, एक मिनट, लेट मी सेट अप द माइक सो इट वुड बी बेटर. ठीक है, वरना आवाज आता रहेगा.
regarding the parties to the suit, that means कि जो भी पर्सन केस फाइल करेंगे या फिर जो भी अपोनेंट पार्टी केस जिसके खिलाफ फाइल होगी, इन सारे बारे में जानने की कोशिश करेंगे. इस पर्टिकुलर सिनेरियो जैसा कि वन विद टर्मिनोलॉजीज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन सिविल सूट. एज अ क्रिमिनल वाला पार्ट एक अलग हो जाएगा और एज अ सिविल वाला पार्ट एक अलग हो जाएगा. whenever the person who is going to file this suit, we can say that बाबा जो भी पर्सन केस फाइल करेगा उसे हम प्लेंटिफ कहेंगे. इन दिस सिविल सूट ये सारा एक पार्ट हो जाएगा. अगर आप मराठी में आ जाओगे तो उसे वादी कहा जाता है. हिंदी वाले पार्ट में भी उसी तरीके से रहेगा. तो ये एक सिनेरियो चलता रहेगा जिसमें जो भी पार्टी केस फाइल करेगी उसे हम प्लेंटिफ कहेंगे, वादी कहेंगे. ये सारा पार्ट हो जाएगा. इसके अलावा जो भी पार्टी अपोनेंट है उन सारी सिचुएशन में हम उस पार्टी को बोल सकते हैं अपोनेंट पार्टी, या फिर उसी पार्टी को हम डिफेंडर कहते हैं, या फिर उसी पार्टी को हम रिस्पॉन्डेंट भी कहते हैं, उसी पार्टी को हम सामने वाला भी कहते हैं, प्रतिवादी भी कहते हैं. तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आ जाएगी. आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट डाउन एनीथिंग ऑन दी बोर्ड क्योंकि वो थोड़ा सा माइक का इशू है. मैं जैसे फास्ट जाऊँगा वो वाइब्रेट करने लगेगा. You guys have to note it down if you want to note it down. Okay. इन सारे पार्ट में हमें ये नोटिस करना है कि जो पार्टी इज गोइंग टू फाइल दिस सूट उसके लिए इतने सारे टर्मिनोलॉजीज हैं. पहला तो हो जाएगा प्लेंटिफ, सेकंड हो जाएगा वादी, उसके अलावा उसे एप्लीकेंट भी कहा जाता है, पिटिशनर भी कहा जाएगा. ये सारा पार्ट आ जाता है. और जो भी अपोनेंट पार्टी जिसके खिलाफ केस रजिस्ट्रेशन होगा उसे हम कहने की कोशिश करेंगे. डिफेंडेंट हो जाएगा, रिस्पॉन्डेंट हो जाएगा, अपोनेंट पार्टी हो जाएगा, सामने वाला हो जाएगा. ये एक सारी सीरीज रहेगी. तो इतना सारा पार्ट हो जाएगा इन सारे सिचुएशन में. नाउ इफ वी हैव टू फिनिश ऑल दिस पार्ट विद इन 2 days तो इसी तरीके से हम स्क्रीन पर जाने की कोशिश कर पाएंगे. अदरवाइज सारा पार्ट खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें क्रिमिनल वाला पार्ट भी होता है. तो यू जस्ट हैव टू नोट इट डाउन फॉर ऑल दिस पार्ट. इसके आगे के पार्ट में we have to go on to the next part in which whoever the person is going to represent the case in the court of law for plaintiff or for the defendant. इसका मतलब ये हो जाएगा इन सारे सिनेरियो में कि जो भी प्लेंटिफ है जिसे हम एप्लीकेंट भी कह रहे हैं, प्लेंटिफ कह रहे हैं, वादी कह रहे हैं, पिटिशनर भी कहेंगे. इसके अलावा जो अपोनेंट पार्टी है जिसे हम डिफेंडेंट कह रहे हैं, रिस्पॉन्डेंट कह रहे हैं, अपोनेंट पार्टी कह रहे हैं, सामने वाला कह रहे हैं. इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो ये दोनों पार्टी खुद की केस कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये पार्ट हमें बताएं जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था या फिर फर्स्ट वाले सेशन में भी डिस्कस किया था संडे को. तो ये दोनों पार्टीज आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन देयर ओन केस. लेकिन हर सिचुएशन में ये होता नहीं है कि वो पार्टी को इतना नॉलेज हो रिगार्डिंग द लॉ. इफ दे आर अवेयर अबाउट ऑल द प्रोसीजर ऑफ लॉ, हाउ द केस विल बी डन बिफोर द कोर्ट, व्हाट आर द पर्टिकुलर स्टेजेस, हाउ टू रिप्रेजेंट हिम बिफोर द कोर्ट, हाउ टू आर्ग्यू बिफोर द कोर्ट, हाउ टू फाइल द सूट बिफोर द कोर्ट एंड मेनी मोर थिंग्स. अगर इन सारी चीज़ों से either parties are aware about, then they can easily representing their case in the court of law. लेकिन इसके सिचुएशन में भी और एक कंडीशन आ जाएगी कि एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट. समझ के चलिए एक पर्टिकुलर कोर्ट है, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी है, जो कुछ भी हो सकती है, तमिल है, तेलुगु है, गुजराती हो जाएगा, पंजाबी हो जाएगा. इस तरीके की कोई ना कोई लैंग्वेज है उस पर्टिकुलर कोर्ट की. लेकिन एक बंदा अपोनेंट पार्टी हो या फिर प्लेंटिफ की साइड हो, ये अगर रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में केस लेकिन उसे ऑफिशियल लैंग्वेज पता नहीं है तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा इशू हो सकता है. उसे प्रोसीजर ऑफ लॉ पता है, फाइलिंग पता है, आर्ग्यूमेंट पता है, इज अवेयर अबाउट इच एंड एवरीथिंग, बट इज नॉट अवेयर अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट. वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है. अदरवाइज एनी पर्सन कैन रिप्रेजेंट देयर ओन केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ.
तो ये एक सारा मामला हो जाएगा. बट अगेन आई एम रिपीटिंग, एवरी पर्सन आर नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस सिनेरियो कि केस कैसे फाइल करना है, बाकी की चीज़ें कैसे होगी कोर्ट में, प्रोसीजर ऑफ लॉ क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है कोर्ट के. दैट इज वाई एडवोकेसी एक्ट इज सेइंग कि जो भी पर्सन जिसके पास एडवोकेट की डिग्री रहेगी या फिर ही इज पोजेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एज एन एडवोकेट, तो ही इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू रिप्रेजेंटिंग द केस फॉर एनी पर्सन इन द कोर्ट ऑफ लॉ. लेकिन हम जब मार्केट में आएंगे या फिर नॉट इन द मार्केट बट एज अ प्रैक्टिशनर वी शुड नो कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज मार्केट में है इन जनरल. द फर्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग द एडवोकेट, second thing is regarding the lawyer, third thing is regarding the attorneys, fourth thing is regarding the barrister. तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज भी होती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो इन सारे सिनेरियो में व्हाट वी हैव टू गॉन थ्रू, तो समझ के चले ये सारी एक सिचुएशन चल रही है आपके सामने कि एडवोकेट है, लॉयर है, इसके अलावा बैरिस्टर का एक पार्ट हो जाएगा. इसके अलावा हमारे सामने और एक पार्ट हो सकता है जिसे हम कहने की कोशिश करेंगे अटॉर्नीज वगैरह. तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो लेट मी फाइंड आउट वन ऑफ द एडवोकेट, सो विल कंटिन्यू फॉर द सेशन. ये जो कुछ भी पर्सन हमारे सामने है, ये तो एडवोकेट हो सकता है. एडवोकेट का मतलब होता है किसी भी केस में कि ही इज पोजेसिंग सम लॉ डिग्री, 3 years हो, 5 years हो, जो भी हो सकता है. ही इज हैविंग सम लॉ डिग्री फ्रॉम द ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी और द रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज. After the law degree, he should be registered as an advocate in the State Bar Council. Then he'll get some sanad, that is the certificate of practice on the temporary basis for the 2 years. And once he'll get this sanad, that we can say it as a certificate of practice for temporary purpose. Then within 2 years, after getting the sanad, he have to clear the All India Bar examination, that is the open book examination. And once he clear the All India Bar examination, he will be authorized to practice all over India as an advocate. तो जो भी एडवोकेट रहेगा उसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर होगी कि वो केस रिप्रेजेंट कर पाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ही कैन कंसल्ट एनी पर्सन, ही कैन रिप्रेजेंट इन द केस फॉर एनी पर्सन इन द कोर्ट ऑफ लॉ. उसके लिए उसके क्वालिफिकेशन रहेंगे. ही शुड हैव 3 years या 5 years लॉ डिग्री, चाहे बाकी कुछ भी हो, LLM हो, PhD हो, वो अलग बात है. मिनिमम उसके पास 3 years या फिर 5 years की लॉ डिग्री होनी चाहिए. रजिस्टर्ड ऑन द स्टेट बार काउंसिल. ही शुड हैव अ सनद एंड विद इन 2 years of getting sanad, he have to pass or the clear the All India Bar examination. Then he will be eligible to practice all over India. Then he will get the certificate of practice on the permanent basis. So that will be the part. That person we can say it as an advocate. Then he can possess the power to consult the clients, to representing the case in the court of law. He can file the wakalatnama on the behalf of that particular person, plaintiff or the defendant. So this is the important part as an advocate. As an advocate, we can say it as a officer of the court, and he is the only person who having a ability to representing the case in the court of law. Otherwise, any person who possess some authority, if that person is himself or herself as a plaintiff or the opponent party, then and then only they can representing the case in the court of law. But they should possess some kind of knowledge regarding the
how the procedure will be done in the court of law, otherwise not. So these are the important part we should know about the advocate. In this particular part, I mentioned that advocate have a power to file the wakalatnama on the behalf of plaintiff or on the behalf of defendant. So what is the meaning of wakalatnama? So wakalatnama is a kind of document or the kind of agreement which will be done in between plaintiff or the defendant along with or with their particular advocate or the individual advocate. Means plaintiff is going to done some kind of agreement with their advocate, or the opponent party, that we can say सामने वाला or the defendant or the respondent or the opponent party is going to do the particular kind of agreement that we can say as the wakalatnama with his own advocate. ऐसे तो किसी केस में होगा नहीं. हैव यू एवर नोटिस कि एक पर्सन है, समझो जो भी एडवोकेट हमारे सामने, इनका नाम है खान सर. मिस्टर खान इज एन एडवोकेट. मिस्टर खान is an advocate for the plaintiff also, and Mr. Khan is an advocate for the defendant also in single case. Have you ever noticed? ऐसे कभी देखा है आपने कि एक ही पर्सन है, वो प्लेंटिफ का केस भी ये करेगा, डिफेंडेंट के केस भी ये करेगा इन सिंगल केस? जी कभी देखा है? ऐसे होता है? मतलब नहीं, घर पे तो नहीं हो पाएगा. वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा उस सारे सिनेरियो में, तो आपका माइंड उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा. घर पे करोगे, है ना? लेकिन घर का तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे इस सिनेरियो में. तो दैट इज वाई अपोनेंट पार्टी शुड बी देयर. एक एडवोकेट जो प्लेंटिफ के साइड से होगा, एक एडवोकेट जो डिफेंडेंट के साइड से होगा. तो दिस विल बी द पार्ट रिगार्डिंग दिस सेम. सो यहाँ पे और एक बात आ जाएगी, that the second part is how many clients any advocate is going to representing in the court of law in single particular case. तो एक केस में जो भी एडवोकेट रहेंगे, he is going to representing n number of clients from the single side. If he is going to representing the plaintiff side, then he can representing even 100 number of client in the court of law, or the n number of clients. There is no any restriction on the same part. And even for the opponent party, if an advocate is going to representing the case on the behalf of defendant, respondent, सामने वाला opponent party, then n number of clients is going to representing on the behalf of opponent parties. So many things are there. In this particular scenario, you should also have to mention or remember, in the plaintiff sides there is no any restriction on the number of parties. एक तरफ से कितने भी एडवोकेट पार्टीज हो सकती है. दैट वी कैन से प्लेंटिफ नंबर 1, प्लेंटिफ नंबर 2, प्लेंटिफ नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी n नंबर तक रहेंगे. Even from the opponent party, if any person is there from the opponent party, 1 person, 2 person, or the respondent number 1, respondent number 2, respondent number 3, defendant number 1, defendant number 2, defendant number 3, defendant number 4, 5, 6, 7 जो भी है, कितने भी number of client हो सकते हैं. तो there is no any restriction on the number of parties in the case. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट वी शुड हाउ टू रिमेंबर. इसके अगले पार्ट में, इफ एनी पर्सन हु पजेस द लॉ डिग्री, जिसके पास 3 इयर्स का लॉ डिग्री है, 5 इयर्स का लॉ डिग्री है, 5 इयर्स का लॉ डिग्री है, बट ही इज नॉट रजिस्टर्ड इन द स्टेट बार काउंसिल, ही इज नॉट हैविंग सनद, even if that person is not possessing any all India bar examination passing clarification, but he can
consult the clients, he can advise the client, he can make the draft, or he can do any kind of legal procedure. Then that person, we can representing him as a lawyer. Means lawyer is a person who possesses the law degree but he is not registered as an advocate. He is only possessing the law degree. So he can consult the clients, he can advise the client regarding the procedure or regarding any kind of advice in that particular cases, how we have to handle the matter, how to handle the client, how to draft the matter, any kind of suggestions. Or he can do the work also on the behalf of client. But he cannot representing the case in the court of law. That person we can say is as a lawyer. So this will be the slight difference in between advocate and lawyers. Advocate are eligible to file the wakalatnama on the behalf of plaintiff or the defendant, but lawyer are not eligible to file the wakalatnama on behalf of any person because they are not possessing the sanad or the certificate of practice after clarifying the All India Bar examination. That is fine. They can only advise or the consult the clients. Apart from that, nothing is there. So that person we can recognize as a lawyer. If any person who possesses the law degree from the South Africa or from the United Kingdom, that person we can recognize him as a barrister. He is possessing the law degree from the UK or the South Africa, and likewise lawyer, he can consult, he can advise the person in the court of law, but he can't representing the case. So that person we can inform him as a barrister. Next terminology is regarding if any person who possesses the law degree and after the law degree he done 3 years of internship, that we can say it as a clerkship under the guidance of any of attorneys. Then after the 3 years of clerkship, simply we can say it as a internship, but in terminology of attorneys we can say it as a clerkship. Once he done the clerkship for the 3 years under the any attorneys, then he'll get the certification for the clerkship, for the completion of clerkship. Then he'll be eligible to give the exam for the attorneys, and once he clear the examination of attorneys, he'll be eligible to get the prefix of attorney. And if any attorney who possess the advocate wala part is registered as an advocate in the court of law with sanad or with certificate of practice, then he can representing the case on behalf of any person in the court of law. Otherwise not. Otherwise he can also advise the client, he can consult the client, he can suggest the client, he can draft the matter, he can make the rules and regulation for the companies, he can advise the companies regarding their rules and regulation or regarding the drafting or any kind of legal things, but he cannot representing if they are not possessing the advocate wala power in the court of law. That person we can representing him as a attorneys. तो ये सारी 4 टर्मिनोलॉजीज आ जाएगी. So whoever the person who's going to consult, advise the client, even he is a plaintiff or even he is a opponent party, respondent, defendant, सामने वाला, प्रतिवादी, opponent party, or from the parties who's going to file the suit, means plaintiff, wadi, applicant, petitioner,
In this particular scenario, advocate is the only competent person. He can advise, consult, or do any kind of work, even representing the case on the behalf of that particular client in the court of law, and he can also file the wakalatnama in the court of law. That is why advocate will get some grace over there. तो ये बाकी के जो कुछ भी है, लॉयर हो जाएगा, मैटरनिस्ट हो जाएगा, बैरिस्टर हो जाएगा, ये पार्ट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज दे आर ओनली एडवाइसिंग. हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी आएगी सिर्फ एडवोकेट के लिए, तो दैट विल बी द पार्ट बिकॉज इज गोइंग टू फाइल दी वकालतनामा. इन दिस पर्टिकुलर पार्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज द सेम थिंग कि जो कुछ भी हमने अभी डिस्कस करने की कोशिश की थी, लेट मी गो थ्रू द सेम थिंग. एक मिनट दीजिएगा. ओके, might be is in Marathi because I am just explaining the same thing. ठीक है. Okay, this is the kind of wakalatnama. Wakalatnama is the document in which particularly advocate is going to representing the case on the behalf of this particular client, in which many terms and conditions will be available for any advocate or for any client, in which they are going to inform the court. As the client is going to inform the court, this particular person whose name is Mr. Khan is going to representing the case as an advocate on the behalf of this particular plaintiff or the defendant in the court of law, in which that particular client is going to give the power to that particular advocate regarding to representing the case, to take the decision on the behalf of that particular client for the maintainability in this particular case or for the procedure regarding this particular case. And many times in the wakalatnama or the vakil patra, client is also going to mention some points over there, or even the advocate is going to mention some point over there regarding whenever advocates want to escape from that particular case, they can escape. Even client, even is plenty for the defendant, if they wanted to change the advocate, they can change the advocate. Many times in the wakalatnama, they are going to inform the court how many kinds of documents are in possession of the advocate. Even many times it is mentioned over there how many fees will be there on the behalf of that particular client, or the whatever the particular fees is taken by that particular advocate from that plaintiff or the defendant, that will be also mentioned, be totally depending on the scenario. So these are the important part that we should have to mention over there in the wakalatnama, but it's totally mandatory. So this is the kind of agreement in between party and the advocate for the representation purpose. Wakalatnama, many times wakalatnama, it is for the procedure is done by the court until the time when advocate is not going to escape from the case as an advocate, or till the time when the client wants to change the advocate, till the time that agreement will be valid, otherwise not. Not a single advocate can enforce any client to representing the case on the behalf of that particular client. If client wants to change the advocate, he can change. Even if he is not paid any kind of amount to the advocate, even though he can change the advocate. It's totally depending on the advocate. No advocate have a power to enforce any client to ask for the particular fees. Otherwise,
any action can be taken on that particular advocate from the bar association or the state bar council for harassing that particular client. As an advocate, you can't enforce any advocate to representing the case, to possess the document of that particular client, because client is not paying the fees in the court of law. So that is why all this part you should have to remember. And the validity of any wakalatnama is till the date advocate want to escape from the case, or the client want to change the advocate, or the case is finished. Otherwise, wakalatnama will be valid in the court of law. So this will be the part regarding the same. In the next part of that, सर एक डाउट है. 1 minute, you will get the opportunity to ask this. In the next part, we should have to remember if the validity of wakalatnama is still the finishing of the case or the finalization of case till the judgment or the decree or the execution. But if any person wants the advocate who representing his case for the temporary manner, in this particular scenario, that client is going to approach any advocate and ask him to file the memo of appearance. Memo of appearance is possessing all the power as an wakalatnama, but that will be only for the single day or the single purpose, or that particular day only, or the particular hearing for a day. Otherwise not. If the day will be changed, the memo of appearance will be invalid. Means if any persons, if any clients want to representing the case by any advocate for the temporary purpose, for the single day or for the particular hearing, for the 1 hour or the 2 hours, then that client is going to approach the advocate, and that advocate is going to file the memo of appearance on the behalf of this particular client, but that kind of vakil patra or the memo of appearance will be valid for only 1 day. That's it for the memo of appearance. But in the wakalatnama, that vakil patra or the wakalatnama will be valid for, if advocate wants to change the advocate, then he can change, then wakalatnama will be invalid. If advocates want to escape from the case, then the wakalatnama will be invalid. Or if the case is finished, then the wakalatnama will be invalid. So this will be the part regarding the same in the representation purpose. In any kind of representation purpose, we should have to mention the court who's going to representing your case in the court of law. Whether you're going to file the wakalatnama or whether you're going to file the memo of appearance, you should have to mention the court who's going to representing your case. So you have to mention the wakalatnama before the court. You have to mention the memo of appearance before the court. So that will be the important part regarding the same. Yes, ma'am. What is your question? You can ask within 1 minute. Yes. What is your question? हाँ सर, ये harassing clients नहीं चलता है सर. नहीं But वो I've नहीं. seen one case, one particular case में client ने पैसा नहीं दिया है हाँ. बहुत सारे time से, और it's a big amount हो चुका. तो उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में जाके बोल दिया कि कोर्ट केस क्लोज कर दीजिए. नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है. पूरा केस क्लोज कर दीजिए. पूरा केस ऑर्डर डिग्री पास करवाएंगे, प्लेंटिफ को डिग्री पास करवाएंगे, लेकिन जब डिग्री एग्जीक्यूशन की टाइम आया तो एग्जीक्यूट नहीं किए. नहीं, वो समझ के चलिए कोई एडवोकेट है, उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं समझो, लेकिन वो पुराना जो प्रोसीजर है उस पर कुछ नहीं कर सकता है. आने वाले प्रोसीजर में ही इज़ नॉट विलिंग टू एज एन एडवोकेट ना, तो वो हट जाएगा केस से, वो निकल जाएगा खुद ही. जैसे कि हमने वैलिडिटी का बोला, वकालतनामा का वैलिडिटी कब तक है, या तो एडवोकेट हटना चाहे केस से, या फिर क्लाइंट हटाना चाहिए उसे, या फिर केस डिक्री तक हो गया है, या फिर जजमेंट तक ख़त्म हुआ है. उसके आगे वाले पार्ट में एडवोकेट इज़ नॉट विलिंग टू कंटिन्यू विद द केस, वो उसकी मर्जी है, फिर पैसे दिए हो ना दिए हो. लेकिन कोई भी एडवोकेट जो प्रोसीजर कोर्ट में हो चुकी है उससे ये नहीं कह पाएगा कि नो, कि भाई ये जो कुछ भी मैंने पहले किया उसे ख़त्म कर दो. नहीं, ऐसे नहीं हो पाता है. जो भी आगे वाली प्रोसीजर है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, वो उसकी मर्जी है.
लेकिन फ्यूचर वाले प्रोसीजर में जो भी है वो देखता रहेगा अपना, लेकिन पुरानी जो भी प्रोसीजर हो वैसे के वैसे ही रहेगी एंड इट विल बी वैलिड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और किसी भी एडवोकेट के चाहे करोड़ों रुपए क्यों ना रहे हो, ही कांट से कोर्ट कि भाई इस केस को ख़त्म कर दो, या फिर ही वांट टू टेक दिस स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द क्लाइंट। ये थोड़ा सा हमें लगता है कि जो भी एडवोकेट हैं उनके ऊपर थोड़ा सा बर्डन हो सकता है कि भाई हमने इतना किया है क्लाइंट के लिए एंड क्लाइंट इज़ नॉट पेइंग दी सिंगल पेनी टू हिम और लेकिन इस सारे पार्ट में आप मॉरल वैल्यूज से हिरा देखने चाहोगे तो व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द ओथ एज एन एडवोकेट, आप खुद लिखित में दे रहे हो, रिटेन में दे रहे हो कि आप किसी भी क्लाइंट को मिसरिप्रेजेंट नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू हैरेस एनी क्लाइंट इवन इफ इज़ नॉट हैविंग सम पेनी टू पे द अमाउंट टू द एडवोकेट। उसमें आप किसी भी तरीके की जो जस्टिस की प्रोसीजर है, जो न्याय दिलाने की प्रोसीजर है, उसमें किसी भी तरीके से आप इंटरफियर नहीं कर पाओगे। नॉट इवन यू आर गोइंग टू पजेस दिस सिंगल डॉक्यूमेंट ऑफ एन एनी क्लाइंट, भले ही उसने फीस नहीं दी होगी आपको। इफ क्लाइंट वांट्स टू चेंज द एडवोकेट, यू शुड हैव टू गिव द डॉक्यूमेंट। आप उस डॉक्यूमेंट को आपके पोजीशन में नहीं रख सकते हो। इफ एनी सिंगल कंप्लेंट विल बी डन बाय एनी क्लाइंट in the bar association or before the court can take this strict action, or the bar association will take this strict action against you, or the state bar council is going to make some kind of fine on you, or even that authority having a power to cancel your certificate of practice. Okay, so this was the part regarding the same. तो फ्यूचर के लिए आप निकल सकते हो केस से, लेकिन जो प्रोसीजर हो चुके हैं उसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो दिस विल द पार्ट रिगार्डिंग दिस। ओके, तो बस यही तक वो एक पार्ट रहेगा। इन दिस सेम पर्टिकुलर सिनेरियो वी हैव टू डिस्कस कि भाई ठीक है, एडवोकेट हैविंग अ पावर टू रिप्रेजेंटिंग द केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसके अलावा और भी लोग हैं जो किसी भी केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी भी केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन अवर बिहाफ। तो ये जो कुछ भी लोग हैं इन्हें कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। In this particular representative capacity in the court of law, we have to take the example, so it would be better. ठीक है, समझो ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, समझो ये प्लेंटिफ है, यहाँ पे डिफेंडेंट है। तो ये एक पार्ट हो जाएगा जिसमें हमने देखा है कि भाई ये प्लेंटिफ है या फिर डिफेंडेंट है, अपोनेंट पार्टी है, सामने वाला है, प्रतिवादी है, वादी है, रिस्पोंडेंट है। ओके, अपोनेंट पार्टी ये सारा है, ये वाला पर्सन। ये जो पर्सन है ही कैन रिप्रेजेंटिंग द केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट ओनली रिप्रेजेंटिंग द केस, ही इज नॉट गोइंग टू रनिंग द केस एज एन एडवोकेट। तो ये जो कुछ भी पर्सन है ये एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे केस को रिप्रेजेंट कर सकता है। इफ दिस पर्सन हु इज अ प्लेंटिफ फॉर द डिफेंडेंट इज गोइंग टू गिव द पावर टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, समझो इसका नाम है राजेश। ओके, राजेश in his legal representative capacity is going to representing the case on the behalf of this particular plaintiff or the defendant in the absence of plaintiff or the defendant। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है कि in the absence of plaintiff or defendant ये राजेश करके जो भी पर्सन है या फिर कोई भी रैंडम पर्सन यहाँ पे केस को रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब एज एन एडवोकेट वो केस चला नहीं पाएगा, रन नहीं कर पाएगा, लेकिन ही कैन रिप्रेजेंटिंग द केस इन द अब्सेंस ऑफ प्लेंटिफ फॉर द डिफेंडेंट। तो ये पर्सन को हम लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट दे सकते हैं
by giving the power of attorney in the court of law. तो power of attorney is one kind of document like a वकालतनामा, बट इसमें बस रिप्रेजेंट कर सकता है in the absence of that particular plaintiff or the defendant. फिर उसमें कोई भी वैलिड रीज़न हो सकता है, या तो प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट के पास टाइम नहीं है, ही इज़ अ बिजनेस मैन, ही इज़ अ वर्किंग वूमेन, या फिर वो कोई ऐसे ड्यूटी में है जहाँ पे जॉब कर रहा है, वहाँ से वो वापस आ नहीं सकता है, वगैरह वगैरह, ये सारे पार्ट हो सकते हैं। या फिर जो भी प्लेंटिफ है या फिर डिफेंडेंट है, वो पर्सन किसी ऐसे पोस्ट पर है जैसे कि गवर्नर है, जैसे कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, उस वजह से वो हर टाइम पे आ नहीं सकता है, या फिर वो हॉस्पिटलाइज पर्सन है, वो कोमा में है, वो कोई ऐसी लेडी है जो कभी बाहर निकली नहीं होगी, जिसे परेशानी लेडी कहते हैं हम, जो घर से बाहर निकलती नहीं है, उसे उतना पता नहीं है, और या फिर बिजनेस मैन इज नॉट हैविंग टाइम टू इन्वॉल्व पर्सनली इन द स्टेज कोर्ट ऑफ लॉ और प्रोसीजर ऑफ लॉ। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, राजेश को हम एज अ पावर ऑफ अटॉर्नी सिलेक्ट करेंगे और उस तरीके का एक एप्लीकेशन हम कोर्ट करेंगे कि भाई जो भी राजेश है इज गोइंग टू रिप्रेजेंटिंग द केस एज एन पावर ऑफ अटॉर्नी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, सो आई एम गिविंग हिम ऑथोरिटी टू टेक सम काइंड ऑफ डिसीजन इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज एन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ऑन द अब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट। तो ये सारा पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन का राइट हम किसी पर्सन को दे सकते हैं विद द पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो जाएगा जिसमें रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी हम देते हैं, लेकिन वो केस रन नहीं करता है, बस वो रिप्रेजेंट करेगा इन द एब्सेंस ऑफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। तो ये एक पार्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा इस सारे पार्ट में और एक सिचुएशन आती है जिसे हम कहने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट फ्रेंड और द गार्डियन। नेक्स्ट फ्रेंड और द गार्डियन वाला एक पार्ट आता है इसमें, जिसमें कोई भी प्लेंटिफ, ठीक है, इफ एनी प्लेंटिफ इज माइनर। माइनर का मतलब पता है आपको? माइनर का मतलब क्या होता है? छोटा सा, है ना, जिसकी एज माइनर है, 18 ईयर्स से बिलो वाला जो भी पर्सन रहेगा माइनर। अगर कोई माइनर है उसके लिए वो खुद का डिसीजन खुद ले नहीं सकता। तो इन दिस पर्टिकुलर इफ एनी पर्सन इज गोइंग टू रिप्रेजेंटिंग द केस ऑन द बिहाफ ऑफ एनी माइनर एज एन प्लेंटिफ, देन उस पर्सन को कहा जाएगा नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है। और वो उसी तरीके से रिप्रेजेंटिंग करेगा केस में जिस तरीके से हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी राजेश वगैरह कर रहा था। लेकिन ये माइनर है तो कुछ डिसीजन अच्छे तरीके से प्लेंट जो भी नेक्स्ट फ्रेंड है वो ले सकता है। तो ये एक पार्ट आ जाएगा एज द लीगल रिप्रेजेंटेशन, बट वो केस को रन नहीं करता है, वो ओनली रिप्रेजेंटिंग केस क्यों रन कर रहा है या फिर क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि प्लेंटिफ जो है वो माइनर है। इसका एक अपोनेंट पार्ट आ जाएगा जिसे हम कहते हैं गार्डियन। गार्डियन का मतलब ये हो जाएगा, guardian is the person who is going to representing the case on the behalf of minor person if that minor is defendant or the opponent party or the सामने वाला or the respondent और the प्रतिवादी। तो ये सारा पार्ट हो जाएगा। मतलब एक कोई छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा है, माइनर है, वो प्लेंटिफ के साइड पे है, उसके केस अगर कोई रिप्रेजेंट करेगा तो उसे कहा जाएगा नेक्स्ट फ्रेंड। एक नन्हा मुन्ना बच्चा कोई है जो अपोनेंट पार्टी है, रिस्पॉन्डेंट है, डिफेंडेंट है, उसकी केस कोई रिप्रेजेंट करता है तो उस बंदे को कहा जाएगा क्या? गार्डियन, ठीक है। और गार्डियन और whoever the next friend is not going to take any kind of decision in which time decision is going to destroy the main aim or the main goal of that particular case। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई जो नेक्स्ट फ्रेंड है और गार्डियन वो केस को ही विड्रॉ कर ले, है ना, केस को ही खत्म कर ले, कॉम्प्रोमाइज कर ले। इस सिचुएशन में कोर्ट इज गोइंग टू ऑब्जर्व व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन आर टेकन बाय द नेक्स्ट फ्रेंड और द गार्डियन। तो जो भी गार्डियन होगा, नेक्स्ट फ्रेंड होगा, ही शुड बी इम्पार्शियल, इज नॉट हैविंग सम मॉडिफाइड इंटेंशन। तो ये सारा पार्ट उसमें आ जाता है। तो ये कुछ पार्ट होते हैं जो हमने याद रखने हैं रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। या तो पर्सन खुद का केस रिप्रेजेंट कर पाएगा, जैसे जो नॉर्मल पर्सन एडवोकेट को लेगा कोर्ट में जा सकता है, या फिर उसके पास टाइम नहीं है तो ही
authority to another person as an power of attorney, then वो पर्सन जा पाएगा उस बिहाफ में, he can take the decision on the behalf of that particular client. लेकिन विड्रॉवल के केस में, बाकी के इम्पोर्टेंट डिसीजन के केस में वो नहीं कर पाता है सारी डिसीजन. वो इज गोइंग टू टेक दी स्ट्रिक्ट एक्शन अगर कोई मॉडिफाइड इंटेंशन उसमें रहा या फिर दिख जाए. इसके अलावा कोई माइनर की केस रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो उस पर्सन को कहा जाएगा नेक्स्ट फ्रेंड या फिर उसे कहा जाएगा गार्डियन. नेक्स्ट फ्रेंड इन द सिचुएशन ऑफ प्लेंटिफ, गार्डियन इन द सिचुएशन ऑफ डिफेंडेंट. तो ये सारे पार्ट है जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी हमें दिखाने की कोशिश करती है. इसके अगले वाले पार्ट में इफ यू आर गोइंग टू लुक आफ्टर द नेक्स्ट पार्ट, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दी प्लेंट वाला पार्ट. तो प्लेंट वाला जो भी पार्ट है उसमें हम मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे. ओके, तो प्लेंट का मतलब होता है कि भाई कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसको हम फाइल करेंगे कोर्ट में और उसे फाइल करने के बाद वी हैव टू फाइल दिस पर्टिकुलर प्लेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. और उसे फाइल करने के बाद हम कह पाएंगे कि हमारी जो कुछ भी केस है वो इंस्टीट्यूट हुई है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि हमने केस फाइल वगैरह कर दिया है. तो प्लेंट का मतलब क्या होता है कि प्लेंट इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट ही इज शोइंग और इज रिप्रेजेंटिंग द कोर्ट कि भाई ये पर्सन है, पर्टिकुलरली एक प्लेंटिफ है जिसको केस रजिस्टर करना है अगेंस्ट द अपोनेंट पार्टी, रिस्पोंडेंट और द डिफेंडेंट और द सामने वाला. और फिर वो कुछ अपने रीज़न रखेगा उसमें कि भाई ये पर्टिकुलर रीज़न है, ये स्टोरी है, वो है, ये है, वो है. इस तरीके से वो जो कुछ भी डॉक्यूमेंट रहेगा, ही हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट बिफोर द कोर्ट. देन कोर्ट इज गोइंग टू स्क्रूटिनाइज दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एंड आफ्टर दिस स्क्रूटिनाइजिंग दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, कोर्ट इज गोइंग टू फाइनलाइज whether that plaint is valid or not. And if the plaint is valid, we can say that court is going to give the validity to that particular plaint, and the plaint is scrutinized by the court, and now that plaint is ready for the procedure of law. Then court is going to give the particular date to start the hearing before the court. तो इस तरीके का एक सिचुएशन आ जाता है. तो any advocate who want to representing the case in the court of law on the behalf of any plaintiff, तो किसी भी केस की शुरुआत, सिविल केस की शुरुआत एक प्लेंट को हम कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे उसके बाद ही होती है. लेकिन बिफोर द फाइलिंग ऑफ सूट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा. जैसे कि कोई एडवोकेट है, ठीक है, इज गोइंग टू रिप्रेजेंटिंग द केस ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन. तो क्या होता है, किसी भी केस को ऐसे डायरेक्टली स्टार्ट नहीं किया जाता है. तो what we have to do, we have to send the warning. 1 मिनट दीजिएगा. ओके, what we have to do कि भाई ये जो कुछ भी पर्सन है, इसे समझो इसके साथ डिस्प्यूट हुआ है, इसके साथ लीगल इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ होगा कुछ भी. तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो व्हाट ही हैव टू डू, ही हैव टू सेंड दी वार्निंग टू द अपोनेंट पार्टी. इस तरीके की वार्निंग अपोनेंट पार्टी को क्यों शेयर की जाती है, या फिर क्यों सेंड की जाती है, ताकि अपोनेंट पार्टी को ये पता रहे कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन जो कुछ भी है वो मेरे खिलाफ कोर्ट में केस रजिस्टर करने वाला है, और ये जो पर्सन है जो कोर्ट में केस रिप्रेजेंट करने
तो क्यों ना मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूँ, क्यों ना मैं इस पर्सन के साथ कुछ मेडिएशन के जरिए हो, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के जरिए हो, जिसमें कंसिलिएशन आ जाएगा, मेडिएशन आ जाएगा, आर्बिट्रेशन के एक पार्ट आ जाएगा, लोक अदालत के एक पार्ट आ जाएगा। इसके जरिए मैं क्यों ना अपोनेंट पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूँ, एमिकेबल सेटलमेंट कर लूँ, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लूँ, और जिससे क्या होगा, कोर्ट में केस लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, एडवोकेट को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और दोनों दिन में मैटर खत्म, रफा दफा हो जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन कोई भी जाती है, बिकॉज अंडर ऑर्डर 10 और सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी इज सेइंग कि भाई जो कुछ भी पर्सन है वो किसी भी केस को कोर्ट में लेकर आने से बेहतर है कि अपने आप में दोनों पार्टीज मिलके बैठ के चाय पानी पी के अगर खुद रिसॉल्व कर ले तो उससे कोर्ट का जो वैल्यूएबल टाइम है बच पाएगा। तो whenever any person is going to move the application as an claim in the court of law, and if the case is registered by the particular court after the scrutinization of the claim, and if the case is on the board on the very first stage or the early stage of the case, court is going to ask the first question to the plaintiff or the defendant whenever the defendant will be available or there, or on the first stage if the plaintiff is available in the court of law, court is going to ask the question to the plaintiff that whether you ask for the compromise, whether you ask the defendant regarding the particular dispute or a particular infringement of right. This kind of question will be raised by the court in the court of law on the very first day. To know what are the reason behind to file this particular suit, इससे क्या होता है, कोर्ट क्यों इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा होता है किसी भी पार्टी को या फिर प्लेंटिफ को, क्योंकि समझो एक केस जो इजीली सॉल्व हो सकती है, बस सामने वाले पार्टी को पूछना है। जैसे कि दो भाई है, उसमें से एक बड़ा भाई है, उसको बस पूछना है कि भाई मेरा जो कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा है आप कब देने वाले हो और किस तरीके से देने वाले हो। अगर इस तरीके से सवाल पूछा जाए सामने वाले पार्टी को, तो वो अगर उसे देना चाहे तो इजीली दे सकता है, अगर उसे देना होगा तो। इससे क्या होता है, आपको कोर्ट में केस फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्ट का एट टाइम बचेगा, आपका भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे। तो इससे क्या होता है, इन सारी सिनेरियो में हमें कोर्ट के प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से सवाल कोर्ट्स के द्वारा पूछे जाते हैं। और समझ के चलिए, कोर्ट में केस आपने रजिस्टर कर लिया है, यू डन ऑल दिस रजिस्ट्रेशन, केस इज ऑन द बोर्ड, और आपने सामने वाली पार्टी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था या फिर पूछा भी नहीं था कि भाई मुझे प्रॉपर्टी चाहिए नहीं चाहिए, यू डायरेक्टली फाइल दिस सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन plaintiff and defendant both are available in the court of law, court is going to ask the question to the defendant or the opponent party or the सामने वाला or the respondent और the प्रतिवादी कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो इस केस में, क्यों आप इसे प्रॉपर्टी नहीं दे रहे थे, वगैरह वगैरह। इफ अपोनेंट पार्टी इज गोइंग टू आस्क द कोर्ट और इन्फॉर्म द कोर्ट कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था इस केस के बारे में, मैं तो इससे प्रॉपर्टी आराम से दे सकता हूँ, आई डोंट हैव एनी रीजन टू possess the property, to encroach on the property. If he would ask me regarding the same question in very past, then I will be available to give the property. I don't want to care regarding the property. I don't want to encroach on the property. I don't want to possess the property. But he couldn't ask me for the same. Otherwise, who will be available the property? तो इस तरीके की सिचुएशन कोर्ट में ना हो। इससे क्या हुआ है, आपने समझो जनवरी में केस फाइल किया होगा विदाउट एनी वार्निंग और विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन टू द अपोनेंट पार्टी। आपने केस फाइल किया है जनवरी में, बोर्ड पर आया है केस फरवरी में, दोनों पार्टीज आएंगे कोर्ट में मार्च में,
फोर्थ क्वेश्चन करेगा अप्रैल में, और जो भी अपोनेंट पार्टी को जवाब देगा अप्रैल में या फिर मई मंथ में। तो आपका कितना 5 मंथ का टाइम खराब हुआ है, पैसा गया है, टाइम गया है, सारी चीज़ें हुई है। तो अगर आप जनवरी में ही आपके सामने वाले पार्टी को पूछ लेते कि भाई ये हुआ है, क्या आप मुझे प्रॉपर्टी दे सकते हो, क्या आप मुझे पैसे वापस कर सकते हो हमारे, तो कुछ बताता कि हाँ भाई दे दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, या आधे पैसे रख लीजिए, बाकी के पैसे दे दूंगा, वॉट एवर द रीज़न यू कैन से। जो भी कोई रीज़न है अगर वो बताएगा आपको, तो एटलीस्ट आप उस पोजीशन में रहोगे कि भाई क्या करना है, आगे केस फाइल करना है, नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसी भी केस में। तो ये जो भी वार्निंग होती है, ये वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये आपका काफ़ी सारी टाइम बचा लेती है कि आप कोर्ट में जाके केस फाइल करोगे, उससे बेहतर कि आप पहले ही पूछो सामने वाले पार्टी को भाई यू आर गोइंग टू रिटर्न द प्रॉपर्टी और नॉट, यू आर गोइंग टू रिटर्न द वॉट एवर द मॉनिटरी लॉसेस, पैसे होंगे जो कुछ भी होगा। और इस तरीके की सिचुएशन होती है। तो ये जो कुछ भी वार्निंग होती है, ये वार्निंग सिविल केसेस में देखी जाती है। इसमें हम सामने वाले पार्टी को कहते हैं कि देखो भाई, आई हैव अ डिस्प्यूट, आई हैव अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, disputed property. I am possessing the right over this disputed property, and this is the inherent property of my father or the so and so, blah blah. Or I purchased this particular property. I have a such a kind of document or the evidences to prove that property is belonging to me. So, are we going to give that property return to me or whatever the scenario to be property वापस देने वाले हो नहीं देने वाले हो? Otherwise, I will file the suit before the court and I will sue you in the court of law. I will sue you in the court of law. इस तरीके की सिचुएशन होता है। तो इस तरीके की जो कुछ भी वार्निंग होती है, इस तरीके के वार्निंग को कहते हैं लीगल नोटिस। तो एनी पर्सन हु इज गोइंग टू फाइल द सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बिफोर फाइलिंग द सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इट वुड बी बेटर कि वो जो कुछ भी पर्सन है जो केस फाइल करेगा, इफ ही इज गोइंग टू सेंड द लीगल नोटिस टू द अपोनेंट पार्टी एंड आस्क फॉर हिज राइट or his possession of property or his right regarding the particular property, or is going to give some valid point to the opponent party कि देखो ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, प्रॉपर्टी मेरी है, तो आप मुझे दे दीजिएगा। तो इस तरीके की लीगल नोटिस अपोनेंट पार्टी को भेजना आता है। और ये जो कुछ भी लीगल नोटिस है, इसमें हम ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। देखो भाई, दिस इज प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू माई, और व्हाट एवर दिस स्टोरी आई हैव some evidences, I have some documents that clearly show that property belong to me or that money belongs to me. ठीक है, या फिर जो भी डिस्प्यूट रहेगा इट बिलोंग टू मी, तो यू शुड हैव टू गिव मी माय राइट, अदरवाइज आई विल sue you in the court of law. So you should have to give me the answer within 30 days for the whatever the specific time you are going to mention in that particular notice or the legal notice, but it should be a valid time. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लीगल नोटिस भेज रहे हो, उनसे कहोगे कि नहीं 1 घंटे के अंदर यू शुड हैव टू गिव द रिटर्न और रिप्लाई टू मी। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। वैलिड कुछ ना कुछ टाइम देना चाहिए, 30 डेज तो 20 डेज तो, जिसके अंदर फिर वो अपोनेंट पार्टी को मिलेगा नोटिस, तो फिर वो अपने किसी एडवोकेट को दिखाएगा, तो जो भी सजेशन होगा वो लेने की कोशिश करेगा। तो उस तरीके से केस चलेगी। अगर उस बंदे को रिप्लाई देना होगा तो ही विल रिप्लाई, या तो वो पॉजिटिव रिप्लाई देगा, या तो नेगेटिव देगा, या फिर पार्शियल देगा। पॉजिटिव का मतलब होता है कि मान जाएगा कि हाँ भाई मैं प्रॉपर्टी वापस दे दूँगा। नेगेटिव का मतलब होता है कि वो नहीं देगा, वो कहेगा कि भाई मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी है। पार्शियल का मतलब ये होता है कि भाई कुछ चीज़ें आपने मांगी हुई है, जैसे कि आपने कोई पैसे मांगे, बंगला मांगे, कार मांगे, वो कहेगा कि हाँ भाई मैं कुछ पैसे दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, मैं कार दूंगा, मैं बंगला दूंगा, कुछ पैसे नहीं दूंगा। इस तरीके के 3-4 तरीके के रिप्लाई होते हैं, पॉजिटिव रिप्लाई, नेगेटिव रिप्लाई, पार्शियल रिप्लाई। इस तरीके की जो भी वार्निंग होती है, हम देखते हैं इस तरीके की वार्निंग
भेजना इज नॉट मैंडेटरी, बट इट वुड बी बेटर कि आप कोर्ट का टाइम वेस्ट ना करते हो, पहले लीगल नोटिस भेज दो, क्योंकि अपोनेंट पार्टी पे रेडी हो, थोड़ा सा डर जाए और डर के मारे एटलीस्ट आपको प्रॉपर्टी वापस कर दो, तो आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, सब बचेगा, इवन कोर्ट का वैल्यूएबल टाइम बचेगा। या फिर इफ एनी लीगल नोटिस इज सेंड टू द अपोनेंट पार्टी, दैट डजंट मीन कि उस बंदे को रिप्लाई देना ही है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू गिव द रिप्लाई। तो इस तरीके का जो भी रिप्लाई होता है उसे न्यूट्रल रिप्लाई कहा जाएगा, कि हाँ भी नहीं कहना और ना भी नहीं कहना है। तो इस तरीके का जब भी न्यूट्रल रिप्लाई रहेगा सिविल केस में या फिर क्रिमिनल केस में, तो इसमें ऐसा अज्यूम किया जाता है इफ एनी काइंड ऑफ रिप्लाई दैट इज न्यूट्रल इन नेचर मीन्स opponent party is not going to give the reply either in positive way or in negative way, means इस तरीके का न्यूट्रल रिप्लाई अगर रहेगा तो any person or even the court or the person who sent the legal notice, he can assume that if I'm going to file the suit or if I'm not going to file the suit, opponent party is not going to do anything with that, means whatever the kind of action you are going to take, you don't want to hear regarding the same, means he is agree for the same। जैसे कि हमने बोला था उससे what we said कि भाई 30 दिन के अंदर जवाब दे दो वरना हम तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, बट ही कांट से एनीथिंग, वो रिप्लाई भी नहीं दिया है उसने इस चीज़ को। इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज़ का रिप्लाई अपोनेंट पार्टी नहीं देगी, तो इस सिचुएशन को हम कह सकते हैं, इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि अपोनेंट पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। हम अभी कोर्ट में केस रजिस्टर कर सकते हैं क्योंकि अपोनेंट पार्टी का कुछ रिप्लाई है नहीं इसमें, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, दैट इज वाई वी आर रेडी। और एग्जैक्टली हमने लिखा था कि भाई रिप्लाई नहीं दोगे 30 दिन के अंदर तो आगे फाइल की सो, तो उसने रिप्लाई नहीं दिया तो हम फाइल की सो। मतलब कोई चीज़ को अगर कोई पार्टी मना करती है उसका मतलब होता है मना करके, अगर मना करके ये न्यूट्रल तरीके का रिस्पॉन्स अगर रहेगा, वो एस भी नहीं कहेगी, वो भी नहीं कहेगी, तो इसे अज्यूम करेगी कि अपोनेंट पार्टी को या फिर सामने वाले पार्टी को कोई भी इशू नहीं है उस पार्टी उस चीज़ को। ठीक है, जैसे कि आपने सामने वाले पार्टी से मांगे हैं 1 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये, एक गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ गार्डन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए और कुछ चीज़ों के लिए उसने मना किया है, लेकिन एक एरोप्लेन वाला पार्ट के लिए उसने मना नहीं किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसे कोई गलत नहीं लिखा है एरोप्लेन देने, वो देने के लिए रेडी है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी हैपन इन दिस सिविल केस। अगर न्यूट्रल काइंड ऑफ रिस्पॉन्स रहेगा तो यू कैन अज्यूम कि उससे कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन मूव फॉरवर्ड फॉर द सेम। तो इस तरीके की जो चीज़ होती है वार्निंग, उसे कहते हैं लीगल नोटिस। तो लीगल नोटिस का रिप्लाई हम 3-4 तरीके से दे सकते हैं, पॉजिटिव दो, नेगेटिव दो, न्यूट्रल दो, या फिर रहने दो जो कुछ भी है। रहने का मतलब न्यूट्रल हो जाएगा और एक पार्शियल डे होता है, इस तरीके के 4 रिप्लाई होते हैं। तो ये होता है लीगल नोटिस। तो लीगल नोटिस में किसी भी पर्सन को कितने टाइम सेंड कर सकता हो, इफ आई एम प्लेंटिफ, आई सेंड द लीगल नोटिस, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, देन आई कैन सेंड द सेकेंड लीगल नोटिस, सेकेंड का भी रिप्लाई नहीं आया, आई कैन सेंड द थर्ड लीगल नोटिस, थर्ड का भी रिप्लाई नहीं आया, आई सेंड द फोर्थ लीगल नोटिस, उसका भी रिप्लाई नहीं आया। तो इस तरीके की लीगल नोटिस हाउ मेनी टाइम्स आई कैन सेंड टू द अपोनेंट पार्टी, तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी टाइम सेंड कर सकते हो, लेकिन 1-2 बार में भेजने के बाद आपको पता लग जाता है कि भाई वो रिस्पॉन्स दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर आपने इतने अच्छे से मेंशन किया है रिस्पॉन्स देगा वो, तो ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मेंशन किया ठीक है, नहीं दिया आपको लगा कि वो भूल गया होगा, तो सेकेंड टाइम लिख रहे हैं आपने लीगल नोटिस, फिर भी नहीं दिया है उसने रिस्पॉन्स, तो इन सारी चीज़ों को हम इस तरीके से भी देखेंगे कि भाई हम कितने भी टाइम भेज सकते हैं लीगल नोटिस, लेकिन उसमें ऐसा ना हो कि आप हैरेस करो सामने वाले पार्टी को कि भाई ज़बरदस्ती आप भेजे ही जा रहे हो, जानबूझकर भेज रहे हो, डिलिबरेटली भेज रहे हो, ताकि सामने वाला पर्सन का मेंटल एबिलिटी, मेंटल प्रेशर बढ़े, उसका डिफेमेशन हो सोसाइटी में वगैरह वगैरह। इफ़ यू हैव अ मैलिफाइड इंटेंशन during to send a legal notice to the any party,
then he can file the harassment wala suit against you in the court of law, even it is legal notice, because you are not having that much of right to harass the opponent party only by sending the legal notice. If any person is not going to reply, then file the suit before the court. Why you are harassing the opponent party, sending the legal notice again and again? तो ये एक सारा पार्ट होता है. In the reply to the legal notice, there is no any requirement of advocate. अगर क्लाइंट को पता है कि उसको वो कर सकता है रिप्लाई, तो वो खुद भी कर सकता है. एडवोकेट की जरूरत नहीं रिप्लाई करने में. लीगल नोटिस एंड इवन रिप्लाई टू द लीगल नोटिस इट इज नॉट मैंडेटरी. बट हम जैसे कि हमने किया कि भाई न्यूट्रल तरीके का रिस्पॉन्स हो जाएगा, तो न्यूट्रल तरीके के रिस्पॉन्स पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ इसने रिस्पॉन्स गलत किया है ना, इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया है ना, तो इससे कोई खर्च नहीं है. तो ये एक तरीके की चीज हो जाएगी. तो वो सामने वाली पार्टी को केस कर देगा कि भाई मैंने तो बोला था यू हैव टू गिव द रिप्लाई विदिन 30 days. You can't reply. तुमने फाइल कर रहा हो किसी बिकॉज आपने रिप्लाई नहीं दिया था. तो दिस आर द पार्ट जो लीगल नोटिस जिसे हम वार्निंग कहते हैं इसमें आना चाहिए. तो एक सिचुएशन होती है. तो ये सिचुएशन कब होती है? बिफोर फाइलिंग द सूट. बिफोर फाइलिंग द सूट वी हैव टू सेंड ए लीगल नोटिस टू द अपोनेंट पार्टी एंड वी कैन आस्क देम कि भाई ये कॉम्प्रोमाइज कर लो वरना हम केस करेंगे. वो रेडी है तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. साथ में बैठो, चाय वाय पियो, खंडारा जाओ, कश्मीर जाओ, घूम के आओ, मनाली जाओ. तो ऑल दिस पार्ट्स आर देयर रिगार्डिंग दिस थिंग. तो दिस आर द थिंग. नहीं, लॉयर एडवाइस कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता है एक्चुअली, बिकॉज दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो एडवोकेट होकर भी इस तरीके के लीगल नोटिस भेज सकते हैं, या फिर आप खुद पर्सन हो तो आप भेज पाओगे कि हाँ भाई मैं हूँ, मुझे ये चाहिए पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट. लेकिन इस तरीके की चीज़ों में पर्सन खुद एडवोकेट होगा तो ठीक है, लेकिन फिर कोई और एडवोकेट को हम करके लीगल नोटिस वगैरह भेज सकते हैं. खुद रिप्रेजेंट नहीं करता है बात का, और लॉयर का ही काम नहीं है, लेकिन एडवाइस और कंसल्ट करने वाले बाकी की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते लीगल प्रोसीजर में. तो दिस आर द थिंग रिगार्डिंग द वार्निंग और द लीगल नोटिस. इसका आगे वाला पार्ट है जिसे हम कहने की कोशिश करते हैं प्लेन. After the sending legal notice, if no any valid response or the negative response or the neutral response or the partial response, in the remaining part you can send you can file the suit before the court. अगर आपको response नहीं आया, then you have to ready the document, you have to make the client handling. फिर एक एडवोकेट एक क्लाइंट से सवाल पूछेगा. कौन सा सवाल पूछेगा एडवोकेट से? जी not advocate say if any clients visit the advocate's office or the office of advocate, then what kind of question will be asked by an advocate to the client? भाई नाम क्या है, गाँव क्या है, एड्रेस क्या है आपका, रहते क्या हो, करते क्या हो, क्या है सिचुएशन, केस क्या है, आपकी डॉक्यूमेंट दिखाइए वगैरह वगैरह. Then after going through all this situation, तो वो लीगल नोटिस मिल गया, पहले लीगल नोटिस हो गया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, then we start to working on to file this. तो इस तरीके से वो क्लेम रेडी करने के लिए मूव ऑन करेगा एप्लीकेशन, या फिर रेडी करने के लिए कोशिश करेगा क्लेम को, ड्राफ्ट करेगा क्लेम का. तो प्लान is a document by which you can file the suit against the opponent party in the court of law, and along with that particular claim we have to give the claim in the duplicate copies. One copy will be for the court, one copy will be for the opponent party, or if the number of parties will be more on the opponent side, then the number of copies will be increased. If two numbers of defendant will be there, then we have to submit the 3 copies of plaint in the court of law.
1 copy for the court, 2 copies for the opponent parties, defendant number 1, defendant number 2, and likewise, if the number of opponent parties will be increased over there, I have to submit the 1 extra copy for each opponent party. So this will be the situation is there. And whenever I have to file the suit, I have to draft the plaint. Draft is a valid document by which I can representing my own case in the court of law. तो जो भी ड्राफ्ट रहेगा प्लेंट का, उसमें कोर्ट का नाम आ जाएगा जहाँ पे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे केस को, जिस कोर्ट में हम रजिस्टर करेंगे केस को। फिर पार्टीज के नाम आ जाएंगे, केस का नाम आ जाएगा, पार्टीज का नाम आ जाएगा। तो जो भी हमारी स्टोरी वो आ जाएंगे। फिर हमारा जो भी क्लेम वो आ जाएगा, कुछ एविडेंसेस होंगे वो आ जाएगा, विटनेसेस कुछ रहेंगे वो आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स कुछ रहेंगे आ जाएंगे। उसके बाद में सिग्नेचर होगी दोनों पार्टीज की। दोनों पार्टीज मीन्स एक पार्टी जो केस रजिस्टर कर रही है और एडवोकेट। उसके बाद में वेरिफिकेशन क्लॉज आ जाएगा। वेरिफिकेशन क्लॉज को हम सत्यापन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि as an plaintiff I am going to authorize to court कि भाई जो भी हमने प्लेंट में लिखा है is 100% true. If any false things will be happened or false things will be arise over there in that particular plaint, then court can punish me as per the law. तो एक पार्ट आ जाता है। तो दिशा देती है इस तरीके के वेरिफिकेशन क्लॉज आ जाएगा। उसके नीचे सिग्नेचर, उसके आगे फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें हम जो भी डॉक्यूमेंट उस केस के साथ देंगे कोर्ट में। तो इस तरीके का एक क्लेम अगर रजिस्टर होता है। आई एम शोइंग यू द रफ फॉर्मेट फॉर द क्लेम, सो यू कैन गो थ्रू दिस एंड आई जस्ट पुल इट आउट क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम सारी चीज़ों को लिख जाके देखने की कोशिश करें, है ना। कोई पार्ट आ जाएगा। सो आई एम जस्ट शोइंग यू द रफ पार्ट ऑफ प्लेन। यू कैन गो थ्रू द सेम। ठीक है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके के एक प्लेंट है जिसमें कोर्ट का नाम आ जाएगा, केस का नाम आ जाएगा। उसके बाद में एक पार्टी है जो केस फाइल कर रही है जिसका नाम प्लेंटिफ है, वो उसका एड्रेस मीन्स आइडेंटिफिकेशन का जो भी पार्ट रहेगा वो आ जाएगा। अपोनेंट पार्टी का नाम, उसकी डिटेल्स। उसके बाद में जिस भी कोर्ट में हम केस फाइल करेंगे उसकी डिटेल्स आ जाएगी कि उस हम कोर्ट को कहेंगे कि भाई कोर्ट हैविंग अ फुल अथॉरिटी टू हियर टू डिसाइड द मैटर बिकॉज दिस कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन। फिर हम हमारी इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई ये इस केस में ये मेरी डिटेल्स है और मैं इस केस में प्लेंटिफ हूँ और ये मेरे एडवोकेट हैं। फिर हम कहेंगे कि भाई ये अपोनेंट पार्टी है, ये डिफेंडेंट है, इसका नाम ये है, इसका एड्रेस ये है। देन आई हैव टू मेंशन द स्टोरी कि भाई इतने दिन ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ है मेरे पास, मेरे तो प्रॉपर्टी ले लिया है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। सारी चीज़ें हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में कॉज ऑफ एक्शन कि भाई ये डिस्प्यूट है, ये इंफ्रिजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, इंफ्रिजमेंट ऑफ राइट हुआ है, इसीलिए मुझे ये चाहिए। फिर ये विटनेस है, इतने तारीख को ये हुआ था, उतने तारीख को ये हुआ था, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, इसलिए मुझे ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। ये सारे पार्ट वहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आता है प्रेयर क्लॉज, इसको हम क्लेम क्लॉज भी कहेंगे। उसमें हम मेंशन करेंगे डिटेल में कि भाई आपको क्या चाहिए। आई विल इन्फॉर्म द कोर्ट कि भाई आई एम प्रेइंग द कोर्ट, आई एम क्लेमिंग द कोर्ट कि भाई मुझे 1 करोड़ दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे बंगला दे, मुझे मेंटेनेंस दे, वॉट एवर द सिनेरियो। हम मेंशन करेंगे कि भाई अगर मैं फ्यूचर में अमेंड करना चाहूँ इस प्लेन को तो आई कैन अमेंड। और फिर हम कहेंगे कि भाई इस कोर्ट को चलाने का सारा पैसा और खर्चा भी मुझे मिलना चाहिए। तो इस तरीके की सिचुएशन केस में होती है, इस प्लेंट में होती है। तो ये सारा पार्ट है। फिर हम कहेंगे कि भाई अपोनेंट पार्टी से जल्दी हमें ये सारी चीज़ें दो। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका सिग्नेचर एडवोकेट का और प्लेंटिफ का। फिर आ जाएगा वेरिफिकेशन क्लॉज। इन वेरिफिकेशन क्लॉज वी आर गोइंग टू मेंशन कि वॉट एवर द पॉइंट आई मेंशन इन द प्लेंट अबाउट प्लेंट इट इज एक्सप्लेन by my advocate to me and I understood the situation what is over there in the particular plaint and that is why I'm agreed कि what if any false
points will be there in the plaint. Court can punish me as per the law, and court can take this strict action as per the law, and this is my signature as an plaintiff. Then again with all this part I am going to mention over there another page for the list of document, in which I am going to mention whatever the important documents I am going to surrender before the court, I am representing before the court with and this particular plaint, that is going to show okay, these are the particular evidences I have, these are the photocopies of this particular document or the evidences. Whenever court needs the original form of document, I will show it to you. तो इस तरीके से एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आ जाएंगे. तो इस तरीके से हम इस प्लेंट को रेडी करेंगे. देन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेंट आई हैव टू रिप्रेजेंटिंग दिस सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो इस कोर्ट ऑफ लॉ के लिए मुझे चाहिए होता है पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. तो जुरिस्डिक्शन मतलब क्या होता है कि भाई किस कोर्ट को राइट है किसी भी केस का हियरिंग करने का, डिसाइड करने का, तो उसे हम कहते हैं किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन. तो jurisdiction of any court is deciding on the basis of 3 points. One point will be there in area. We can say that territorial jurisdiction, area-wise jurisdiction. Second point is based on the monetary reason, pecuniary reason और पैसे के बेस पर या फिर मनी के बेस पर कि भाई किस तरीके की केस है, पैसे की केस है, उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, उतना पैसा रहेगा तो वो किस कोर्ट में जाएगा, उसके बेस पर एक जुरिस्डिक्शन. थर्ड पार्ट इसमें आता है फंक्शन वाइज जुरिस्डिक्शन, इन विच what kind of matter is, what kind of court having a authority to representing that particular matter or to hear that particular matter, to decide that particular matter. उस कोर्ट में उस तरीके की केस की सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, एंड कोर्ट इज गोइंग टू डिसाइड द मैटर. So 3 kind of jurisdiction will be there in this civil case. One is regarding the area wise jurisdiction, territorial jurisdiction means एक particular area में अगर उस तरीके का केस होगा तो उसकी फाइलिंग उसी एरिया में होगी. सेकेंड काइंड ऑफ थिंग्स कि भाई एक पर्टिकुलर अमाउंट का केस होगा तो पर्टिकुलर कोर्ट में ही जाएगा, उसे हम कहेंगे पैसे के बेस पर का मैटर, पैसे के बेस पर का जुरिस्डिक्शन. इन इंग्लिश वी कैन से पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन. और थर्ड पार्ट ऑन द फंक्शन वाइज जुरिस्डिक्शन इन विच वी आर सेइंग कि जिस तरीके का फंक्शन उस कोर्ट करेगा उसी कोर्ट में वो जाएगा. जैसे कि कंज्यूमर का मैटर है तो कंज्यूमर कोर्ट में ही जाएगा, फैमिली का मैटर है तो फैमिली कोर्ट में जाएगा, लेबर का मैटर है तो लेबर कोर्ट में जाएगा, क्रिमिनल का मैटर हो तो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा. तो वी इस्टेब्लिश वेरियस काइंड ऑफ कोर्ट्स फॉर द सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर जजेस और फॉर द क्लाइंट्स. और इन दिस पर्टिकुलर court we are going to hear and decide the matter of particular type only. That kind of jurisdiction we can say it as a function wise jurisdiction. तो इस तरीके के 3 तरीके के jurisdiction होते हैं. ज़्यादा डीप में हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि we have to finish by tomorrow, है ना. तो इतना एक पार्ट आ जाएगा जो ध्यान में रखना है आपने. ये सारा हो गया jurisdiction का पार्ट. इसके अलावा एक सेकेंड पार्ट होता है in which we can say that the court fees. कोर्ट फीस का मतलब ये होता है दैट वी हैव टू स्टिक विद अवर प्लेंट और एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन विच वी आर गोइंग टू सबमिट बिफोर द कोर्ट. एंड कोर्ट फीस का मतलब ये होता है कि हम एक तरीके की एक वैलिड कुछ पैसे एज अ कोर्ट टिकट देंगे, कोर्ट स्टैम्प देंगे, कोर्ट फीस देंगे किसी कोर्ट में, ताकि एक रिवेन्यू मॉडल जनरेट हो गवर्नमेंट के लिए, या फिर एक सीरियसनेस मेंटेन हो किसी केस में. जैसे कि कोई हम रैंडमली केस फ्री ऑफ कॉस्ट रख देते हैं कि भाई किसी भी कोर्ट में आप ऐसे ही केस फाइल कर लोगे और उसमें कोई आपको पैसे वैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिविल केस में खास करके. तो क्या हो सकता है, जो सीरियसनेस है किसी केस की वो मेंटेन नहीं हो सकती है. कल कोर्ट के कोई भी केस फाइल कर देगा, झूठे केस हो किसी भी, क्योंकि पैसे तो लग नहीं रहे हैं. तो इस तरीके की सिचुएशन ना हो इसलिए हम एक नॉमिनल कोर्ट फीस वगैरह लेते हैं और फिर वो हम ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं या फिर आपके सामने जो टिकट दिख रहा है उस टिकट के फॉर्म में भी पे कर सकते हैं. और ये जो नॉमिनल फीस होती है कोर्ट फीस, ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सूट और ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू आर गोइंग टू सबमिट बिफोर द कोर्ट. तो ये एक तरीके होते हैं जिसके बेस पर हम कोर्ट फीस पे कर सकते हैं. वैल्यूएशन ऑफ सूट का मतलब ये होता है कि जितने अमाउंट के आपके केस है उसके बेस पर आप वैल्यूएशन ऑफ सूट कर सकते हो. तो वैल्यूएशन ऑफ सूट का मतलब ये होता है कि वॉट एवर द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर सूट, वेदर इट इज immovable property, immovable property, if that property is involved in that particular case under the
evaluation of suit act, we have to evaluate the property on the basis of the market value recognized by the particular state government or the authorized bodies, और उस बेस पर हम उस केस का वैल्यूएशन निकालते हैं कि भाई एक केस है उसमें 1 BHK फ्लैट इन्वॉल्व है, एक प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है 1 एकड़, तो उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाएगा, मार्केट वैल्यू कितनी उस हिसाब से, फिर उसके बेस पर जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो जो भी अमाउंट रहेगी उसके बेस पर हम कोर्ट फीस तय करेंगे, और जो भी हमारी प्लेंट रहेगी उसके साथ हमें इस तरीके की कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। तो ये सारा पार्ट हो जाएगा। एंड इफ एनी पर्सन इज नॉट गोइंग टू फाइल और टू स्टिक और टू पे द कोर्ट फीस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर हम ये मिस करते हैं कोर्ट फीस पे करना, देन कोर्ट इज ऑथराइज व्हेनेवर कोर्ट इज रिकॉग्नाइज कि आपने कोर्ट फीस पे नहीं की है, कोर्ट कैन टेक इमीडिएट एक्शन, या तो कोर्ट आपको वार्निंग देगा या फिर आपने जो भी केस रजिस्टर्ड किए उसे डिसमिस किया जाएगा विदाउट एनी वारंट इन एडवांस, बट इट टोटली डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। मीन्स इट इज मैंडेटरी टू फाइल दी और टू गिव द कोर्ट फीस इन द सूट। अगर आप नहीं करते हो तो आपका केस डिसमिस भी हो सकता है। तो इस तरीके की सारी सिचुएशन होती है, ठीक है। तो ये सारा पार्ट आ जाएगा ज्यूरिसडिक्शन का, कोर्ट फीस का, वैल्यूएशन ऑफ सूट का। इसका फर्दर पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट इज सेइंग कि भाई इफ पर्टिकुलर डिस्प्यूट इज अराइज ओवर देयर कि या फिर अरोज ओवर देयर और द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट अरोज ओवर देयर, so a limitation act is giving the stipulated time period. In this time period or in this time interval you have to file the suit, otherwise after that particular period you are not authorized to file the suit in the court of law। मतलब लिमिटेशन एक्ट इज सेइंग कि भाई एक डिस्प्यूट 10 साल पहले हुआ है, 3 साल पहले हुआ है, आपका इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट 3 साल पहले हुआ है, 10 साल पहले हुआ है, 12 साल पहले हुआ है, और आपको उसके बारे में पता है, तो आपको एक विद इन पीरियड ऑफ टाइम उस केस को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज यू आर नॉट ऑथराइज टू रजिस्टर द केस आफ्टरवर्ड्स। नहीं तो क्या होगा कि भाई कोई भी 100 साल पुराना केस लेके आएगा, 10 साल पुराना केस लेके आएगा, तो उसमें क्या होता है, ना कोर्ट के सामने एविडेंसेस अच्छे से आ पाएंगे, ना विटनेस जिंदा रहेंगे, तब तक बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इसलिए व्हाट लिमिटेशन एक्ट इज सेइंग, उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन दे दी है कि भाई एक डिस्प्यूट होता है, एक इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट होता है, तो विद इन पीरियड ऑफ टाइम आपको आना है, केस रजिस्टर्ड करना है, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। लेकिन ये भी डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट डिपेंड करता है। अगर कोर्ट को लगता है कि वैलिड ग्राउंड है तो कोर्ट रजिस्टर्ड कर लेगा उस केस को, तो डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, बट इस तरीके का लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो दिस आर द थिंग लिमिटेशन एक्ट के बारे में। तो ऑल दिस पर्टिकुलर पार्ट्स आर देयर। इसके अलावा फिर ये सारी चीज़ें हमको लेकर जानी पड़ेगी। जिस तरीके का सूट होगा उसका नाम वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, किस एक्ट के अंदर हमें करना है सूट वो मेंशन करना पड़ेगा, और इस तरीके से एक प्लेंट हमारी रेडी होगी। प्लेंट के साथ हमारे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे भी हमें वो लगाने पड़ेंगे, कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी, इसके साथ वकालतनामा देना पड़ेगा आपको, जिससे कोर्ट को पता लगे कि हाँ भाई ये बंदा है, ये केस को रिप्रेजेंट कर रहा है वगैरह वगैरह। आप अगर पहले डेट पे वकालतनामा नहीं देते हो तो जो भी फर्स्ट डेट रहेगी केस दिन की उस टाइम को आपको देना पड़ेगा वकालतनामा, ताकि कोर्ट को पता लगे कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो केस एज एन एडवोकेट। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और जो भी कॉपीज़ रहेगी प्लेंट की वो डुप्लीकेट कॉपीज़ रहेंगी, डुप्लीकेट फॉर्म में हमको देना है, मतलब एक कॉपी कोर्ट को, एक कॉपी अपोनेंट पार्टी को। इस तरीके की अपोनेंट पार्टी बढ़ती जाएगी तो नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ती जाएगी, इस तरीके के सारा सिचुएशन रहेगा। तो आफ्टर द फाइलिंग द सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज एन प्लेंट, इसके साथ डॉक्यूमेंट हमें कोर्ट में सबमिट करने पड़ेंगे जो भी ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे, आपका सिग्नेचर, एडवोकेट का सिग्नेचर। कोर्ट इज गोइंग टू रजिस्टर बिफोर द कोर्ट, एंड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस court is going to scrutinize that particular matter, and after the scrutinization of that particular matter, if court thinks or the register of that particular things that कि भाई आपके केस में कुछ ना कुछ वैलिड ग्राउंड नहीं है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसमें कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, लिमिटेशन एक्ट में नहीं आता है, इसमें तो केस का नाम ही गलत है, पार्टीज का तो एड्रेस ही नहीं है, पार्टीज तो मेंशन ही नहीं किए, इसमें तो डॉक्यूमेंट लगा ही नहीं है, आपने सिग्नेचर किया ही नहीं है, वगैरह वगैरह, जो भी एनी रीजन, एनी वैलिड रीजन, register of the court or the court can dismiss your suit, or the
गिविंग सम एरर बिफोर दी दैट पर्टिकुलर सूट, और आपको कहा जाएगा कि भाई इस केस को आप रेक्टिफाई करके आइए, रिपेयर करके लाइए, तभी आपका केस रजिस्टर्ड होगा अच्छे से। इस तरीके का स्क्रूटिनाइजेशन रिक्वायरमेंट कोर्ट में होता है ताकि झूठे केसेस, इनवैलिड केसेस, अधूरे केसेस कोर्ट में ना आए, इस तरीके से स्क्रूटिनाइजेशन होगा। तो स्क्रूटिनाइजेशन का पीरियड जो भी है वो डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो, नंबर ऑफ केसेस अवेलेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। समझो 30 ज़्यादा केसेस है तो थोड़ा टाइम लगेगा, कम केसेस तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो आफ्टर द स्क्रूटिनाइजेशन कोर्ट इज गोइंग टू इंटीमेट ऑनलाइन और यू हैव टू विजिट दैट पर्टिकुलर रजिस्टर ऑफिसर। अगर आपका केस रजिस्टर्ड होता है तो या तो ऑनलाइन पता लगेगा या तो फिर रजिस्टर्ड ऑफिस में जाइएगा, पता करिएगा कि आपका केस फाइनल हुआ है नहीं हुआ है। फाइनल हुआ होगा तो दैट रजिस्टर ऑफिसर इज गोइंग टू गिव द टेंटेटिव डेट या फिर एक पर्टिकुलर डेट दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा आपकी केस अभी शुरू होगी ऑन द बोर्ड ऑफ लॉ और द इन दी बोर्ड ऑफ द कोर्ट। तो एक पर्टिकुलर डेट को से आपकी केस वगैरह की सुनवाई स्टार्ट होगी। तो इफ केस इज वेल एंड गुड, केस स्टार्ट हो जाएगा आपका। अगर आपका केस प्लेट सही नहीं है, इश्यूज हैं, तो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। या तो जुरिस्डिक्शन ठीक नहीं है तो दूसरे कोर्ट में जाके सबमिट कीजिए, लैमिटेशन एक्ट नहीं है तो वैलिड ग्राउंड दीजिए, कोर्ट फीस नहीं है तो वो पे कीजिए, क्लाइंट का सिग्नेचर नहीं है तो वो कीजिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसे रिपेयर कीजिए। तो ये सारा पार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एक पार्ट होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को लेकर। तो अंडर ऑर्डर नंबर 4 वी हैव टू इंस्टीट्यूट दी सूट बिफोर द कोर्ट, और इस तरीके से प्लेन को लेके हम इंस्टीट्यूट करेंगे सूट को। देन आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट यू विल गेट वन पर्टिकुलर टाइम कि भाई इतने डेट को आपको हाजिर होना है कोर्ट में, इस तारीख से आपका हियरिंग स्टार्ट होगा। देन दैट डेट विल बी कम बिफोर, उस पर्टिकुलर डेट के बाद आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट होना पड़ेगा। आप जाइए, आपको एडवोकेट चाहिए। Then court is going to scrutinize you in the court of law on very first day. Under order number 10, court is going to examine the parties. Court is going to ask the valid ground or the questions to the client or the advocate of the client कि भाई क्यों आ गए हो मुंह उठा के, क्यों आए हो, क्यों गड़बड़ है, क्यों लगता है आपने केस रजिस्टर करना चाहिए, क्या वैलिड ग्राउंड है आपके पास, या ऐसे ही केस रजिस्टर कर दिए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सारे पॉइंट्स जो आपने मेंशन किए होंगे उसको स्क्रूटिनाइज करने का काम कोर्ट द्वारा किया जाता है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी पूछा जाएगा कि आपने सामने वाले पार्टी को नोटिस दिया था नहीं दिया था, कॉम्प्रोमाइज के लिए आपने कुछ किया था नहीं किया था, और इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। इफ कोर्ट थिंक्स फिट कि आपके पास कोई भी वैलिड ग्राउंड नहीं है केस रजिस्टर करने के लिए, देन कोर्ट हैव अ फुल राइट टू डिसमिस द सूट ऑन द वेरी फर्स्ट डे। Under the order number 15, court have a disposal of right if there is no any valid ground in the suit. So valid ground should be there. If not any valid ground, court can dismiss the suit in very first day क्योंकि आपके पास valid ground नहीं है। इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। आप मेंशन करोगे कि हाँ भाई हाँ सब सही है, तो कोर्ट विल आस्क द क्वेश्चन टू यू कि भाई क्या करना है, व्हाट स्टेप यू हैव टू टेक। देन यू हैव टू इन्फॉर्म कि भाई आपको क्या करना है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, आपको केस को विड्रॉ करना है, अपोनेंट पार्टी को समन देना है। तो इस तरीके से सवाल आपको पूछे जाते हैं, व्हाट स्टेप यू हैव टू टेक। तो आप कहोगे कि भाई मुझे केस कंटिन्यू करना है क्योंकि मैंने लीगल नोटिस भेजे थे, मुझे कोई जवाब आया नहीं, मुझे मेरा राइट चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू मेंशन द कोर्ट कि भाई आपको आपका राइट चाहिए, यू आर गोइंग टू मेंशन द कोर्ट कि भाई सेंड द समन टू द अपोनेंट पार्टी, देन कोर्ट विल सेंड द समन। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। एंड समन का मतलब ये होता है कि अपोनेंट पार्टी को बुलाना कोर्ट में। तो समन ऑल्सो हैविंग अ 2 पॉइंट। वन वी कैन से कि भाई इशू ऑफ समन, एंड द सेकेंड पॉइंट इज रिगार्डिंग द सर्विस ऑफ समन। इशू ऑफ समन का मतलब होता है किसी पर्सन के खिलाफ समन निकालना, समन जारी करना। इशू ऑफ समन मीन्स if any opponent party will be there or any party will be there, if we have to ask them to come before the court and representing the court by his own opinion,
So if I have to inform the court, I have to inform it via make some kind of document or the summon. That procedure we can say it as a issue of summon. फिर उसमें मेंशन होता है कि भाई एज अ अपोनेंट पार्टी भाई ये केस है, इतने तारीख को रजिस्टर्ड हुआ है, ये डिटेल्स है, इसमें ये प्लेंटिफ है, इसमें डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ ने आपके खिलाफ ये केस रजिस्टर्ड किया है, इसके तो आप 30 दिन के अंदर कोर्ट के सामने आ जाइएगा, पेश होइएगा. दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू मेंशन इन दैट समन. Means we are going to mention that particular person is registered the case against you in this particular court number so and so. You have to come before the court within 30 days after receiving this particular summon to you, or any kind of particular date mentioned in the summon that will be done by the court. उतने टाइम में आपको आना पड़ेगा. तो इस तरीके के एक समन इशू होता है. देन द नेक्स्ट पार्ट इज रिगार्डिंग द सर्विस ऑफ समन. मीन्स कि भाई एक समन निकालने के बाद उससे तो सामने वाले पर्सन को मैसेज कॉन्वे करने पड़ेगा. आई शुड हैव टू कॉन्वे द मैसेज. बस निकाल के फायदा नहीं है कि भाई टाइप करके रख दिया है, खत्म हो गई बात, ऐसा नहीं होता है. आई हैव टू सर्व दिस समन टू द अपोनेंट पार्टी. तो सामने वाले पार्टी को देना पड़ेगा. तो जो भी प्रोसीजर होती है सामने वाले पार्टी को उस समन को भेजना, उसे कहा जाता है सर्विस ऑफ समन. या तो वो कुरियर से जाएगा, इंडियन पोस्ट से जाएगा, जो एडवोकेट जिन्होंने फाइल किया वो खुद जाएगा, या फिर कोर्ट को कोई पर्सन है वो जाके आएगा. तो इस तरीके का प्रोसीजर होता है सर्विस ऑफ समन का. तो ये सारे वैलिड पॉइंट्स होते हैं. इसमें और एक पार्ट यहाँ पे मेंशन होता है. वॉट एवर दिस समन इज गोइंग टू इशूड, वो इशू तभी होगा व्हेन यू आर गोइंग टू पे द अमाउंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. कोई भी समन उसी टाइम पे निकाला जाएगा जब जिस भी पार्टी ने फाइल की है सूट वो इश्यू ऑफ समन के पैसे देगा कोर्ट में. यू हैव टू पे सम काइंड ऑफ मिनिमम अमाउंट टू इशू द समन, टू सर्विस द समन. देन एंड देन ओनली समन विल बी इशूड एंड सर्व. अदरवाइज समन नहीं दिया जाएगा अपोनेंट पार्टी को. वरना सीरियसनेस क्या रहेगा केस में कि भाई आप इतना तो पैसा दीजिएगा केस में. आपको केस फाइल करना है अपोनेंट पार्टी के खिलाफ, तो एटलीस्ट यू हैव टू पे द अमाउंट. वाई कोर्ट शुड टेक द बर्डन ऑफ ऑल दिस केसेस. वरना कोई भी आके केस फ्री में रहेंगे तो कोई भी करेगा केस कि भाई पैसे तो कुछ लगने नहीं है. फिर कोई भी झूठे केसेस रजिस्टर्ड कर दो, फिर समन भेजो सामने वाले पार्टी को. ऐसे नहीं होना चाहिए. That is why whatever the number of summons will be issued or the served, and whoever the party is informed the court to issue the summon or the service the summon to the opponent party, they should have to pay the amount. If that person is not pay the amount for the issue and service of summon, then court is not going to do anything. Court will wait for some days. If court thinks you are not going to pay the amount for the service or the issue of summon, then court is going to dismiss the case or the dispose of the case because you are not maintaining the seriousness in that particular case. बराबर है ना. अगर आप कोर्ट में कह रहे हो कि भाई अपोनेंट पार्टी को समन भेजो तो आप समन के पैसे दो उसे, या तो खुद जाके आओ समन देके. अगर आप नहीं दे रहे हो, पैसे भी नहीं दे रहे हो, खुद भी नहीं चाह रहे हो, तो कोर्ट क्यों टाइम पास करेगा आपके केस में. कुछ टाइम देगा कोर्ट आपको कि भाई इतने दिन के अंदर दे दो. अगर कोर्ट को लगता है कि यू आर नॉट गोइंग टू पे दी पैसा फॉर द समन, कोर्ट डिसमिस कर सकता है केस को. टोटली डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट. तो इस तरीके की सिचुएशन होती है सिविल सूट में. तो समन भेजा जाएगा अपोनेंट पार्टी को. Whenever opponent party will receive the summon, it is duty of that opponent party कि भाई कोर्ट में जाइए, जो भी डेट मेंशन होगी उस डे में या फिर उससे पहले खुद जाओ या फिर एडवोकेट के थ्रू जाओ और कहो कोर्ट को कि भाई आपका क्या कहना है. तो अपोनेंट पार्टी इज गोइंग टू रिप्लाई टू द प्लेंट, और जो भी रिप्लाई होता है उस रिप्लाई को हम कहते हैं रिटन स्टेटमेंट, WS मराठी में, या फिर हिंदी में कहा जाए तो प्रतिवाद पत्र. तो ये एक सिनेरियो होता है जिसके साथ अपना जो भी क्लाइंट है, अपोनेंट वाली पार्टी, डिफेंडेंट वाली पार्टी, रिस्पोंडेंट, डिफेंडेंट
अपोनेंट पार्टी, सामने वाला प्रतिवादी, ये जो कुछ भी है वो उस केस में फाइल करेगा अपना रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब वो भी अपना ओपिनियन देगा कि भाई हाँ ये केस मेरे खिलाफ रजिस्टर्ड हुई, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा ये कहना है, मेरा वो कहना है, वो कुछ भी कहेगा फिर तो सेम फॉर्मेट रहेगा। ऊपर नाम, रिटर्न स्टेटमेंट, जुरिस्डिक्शन, जो कुछ भी है, को पार्टी वार्टिस का नाम, फिर वहाँ पे दोनों पार्टीज का नाम आ जाएगा, फिर अपनी स्टोरी मेंशन करेगा वो, फिर अपना जो कुछ भी प्रेयर रहेगा वो मेंशन करेगा कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं दे नहीं सकता हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, मेरे खिलाफ ही मुझे हैरेस करने के लिए केस हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, वो सारा कुछ बताएगा कोर्ट में। और फिर उसके बाद में सिग्नेचर विग्नेचर आ जाएगी, वेरिफिकेशन क्लॉज उसी तरीके से, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा तो वो देगा एज अ एविडेंस। तो इस तरीके से सिनेरियो होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिफेंस सामने वाली पार्टी लेती है, अपोनेंट पार्टी लेती है। वी कांट गो इन डिटेल मैनर, ठीक है, क्योंकि हमें फिनिश करना है सारा पार्ट जल्दी है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये लिस्ट ऑफ पॉइंट्स है जिसे एज अ डिफेंस हम ले सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई इसमें तो कुछ फैक्ट ही नहीं है इस केस में, इस तरीके का हम पॉइंट रखेंगे कि भाई whatever the plaint registered against me, there is no any valid ground or the fact, kindly dismiss this suit। या फिर हम कहेंगे कि भाई there is no any jurisdiction to hear this matter, इस कोर्ट को तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है मैटर को हियर करने का, तो क्यों ये मेरे सामने केस लेकर आए हैं, तो डिसमिस द केस। या फिर हम कहेंगे कि भाई लिमिटेशन एक्ट तो खत्म हो गया है, 3 साल के अंदर ही इसने रजिस्टर करना है, अभी तो 10 साल हो गया है। या फिर हम कहेंगे कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं देने के लिए, इंसॉल्वेंट हो गया हूं मैं। या फिर मैं कहूंगा कि भाई जो वैलिड ग्राउंड है ना वो तो वैलिड ग्राउंड है ही नहीं। या फिर मैं कहूंगा कि भाई अभी तो मैं छोटा बच्चा हूं, मैं नहीं दे पाऊंगा पैसे, मैं नहीं दे पाऊंगा प्रॉपर्टी। या तो मैं कहूंगा कि भाई इस तरीके के केस की सुनवाई पहले भी हो चुकी है, ये डबल केस रजिस्टर किया फाइल के, इसलिए नहीं चलना चाहिए केस, इट इज नॉट मेंटेनेबल। या तो मैं कहूंगा कि भाई इस पर्सन ने पहले प्रॉमिस किया था कि ये मुझे इतने इतने पैसे दे सकता है, या फिर ये टर्म इसलिए मेंशन किए थे लेकिन ये बाद में पलट गया, इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा इसे। इसने पहले कहा था कि भाई मैं आपको इतने पैसे दूंगा अगर आप ये काम करोगे, तो मैंने काम कर दिया लेकिन इसने मुझे पैसे दिए नहीं, तो मैं अभी सर्विस नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिले। दैट वी कैन से स्टॉपल। या फिर डेथ ऑफ पार्टीज हो गया है कि भाई मैं तो गुजर चुका हूँ, मेरे खिलाफ क्या केस होगी। या फिर कोई भी ऐसा ग्राउंड जो डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो, जो इनवैलिड हो। तो ये सारे पार्ट होते हैं जो हमें पता होने चाहिए एज अ अपोनेंट पार्टी। फिर हम इस तरीके का डिफेंस लेंगे। तो दिस आर द जनरल डिफेंसेस जिसमें हम इसी तरीके से करेंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, निगेटिव देंगे, न्यूट्रल देंगे या फिर पार्शियल देंगे। किसी पॉइंट को हम एस कहेंगे, किसी को नो कहेंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे, किसी को हाँ नो कहेंगे, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, ठीक है। तो ये सारा पार्ट होता है, इस तरीके से डिफेंस वगैरह लिया जाता है। इसके अलावा ये जो कुछ भी अपोनेंट पार्टी है ये और तरीके का रिस्पॉन्स भी दे सकती है, जिसे हम कहते हैं काउंटर क्लेम। समझो ये अपोनेंट पार्टी, इसका कहना है कि भाई आपने मेरे खिलाफ केस रजिस्टर किया है तो मेरा ईगो हर्ट हो गया है। माई ईगो इज हर्ट बाय द प्लेंटिफ, दैट इज वाई आई हैव टू रजिस्टर द अनदर कंप्लेंट, नॉट अनदर कंप्लेंट, अनदर प्लेंट अगेंस्ट द अपोनेंट पार्टी मीन्स प्लेंटिफ। मुझे इसके खिलाफ केस रजिस्टर करना है क्योंकि मेरा ईगो हर्ट हो गया है, क्योंकि मैंने इसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड नहीं किया। तो ये कौन होता है जिसने मेरे खिलाफ ये साजिश की है, ये केस रजिस्टर्ड किया है। तो इस तरीके के सिचुएशन में, इन दिस पर्टिकुलर ऑफ सिचुएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर क्लेम। तो काउंटर क्लेम का मीनिंग होता है कि अगर मैं इस तरीके के केस रजिस्टर्ड करूंगा अनदर काइंड ऑफ कोर्ट या फिर सेम कोर्ट, तो इसमें कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, दोनों पार्टीज का टाइम वेस्ट होगा। दैट इज लाइक व्हाट लॉ इज सेइंग कि भाई यू डोंट हैव टू फाइल द न्यू सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ, यू कैन फाइल द काउंटर क्लेम इन दिस पर्टिकुलर सूट ओनली। तो नया केस ना रजिस्टर करते हुए उसी केस में हम काउंटर क्लेम फाइल करेंगे, जिसमें डिफेंडेंट वाली साइड कहेगी कि भाई मेरा ये क्लेम है, मेरा ये क्लेम है, मेरा ये क्लेम है, मेरा ये क्लेम है। तो इस तरीके की सिचुएशन होती है जिसे काउंटर क्लेम कहते हैं। और काउंटर क्लेम का मतलब ये होता है, काउंटर क्लेम शुड बी फाइल बिफोर द रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट के पहले मुझे काउंटर क्लेम फाइल करना है, और जब तक काउंटर क्लेम का हियरिंग पूरा होता नहीं है तब तक रिटर्न स्टेटमेंट का हियरिंग नहीं होगा। मीन्स इफ यू आर गोइंग टू फाइल द काउंटर क्लेम
court should have to hear that, and whatever the major case is there, by filing the plaint or by institute of the plaint, that will be stopped over there, that will be stayed over there, and before that particular plaint court is going to hear the counter claim. और जब तक काउंटर क्लेम का मैटर होता नहीं है तब तक ओरिजिनल मैटर वैसा ही रहेगा. कोर्ट फर्स्ट शुड हैव टू डिसाइड द काउंटर क्लेम. इफ प्लेंटिफ इज नॉट गोइंग टू रिप्लाई टू द काउंटर क्लेम, कोर्ट विल वेट फॉर सम डेज. अगर कुछ भी नहीं होता है, प्लेंटिफ कुछ तरीके का रिस्पॉन्स नहीं देता है काउंटर क्लेम को, देन कोर्ट इज गोइंग टू डिसमिस दिस सूट. इस तरीके की सिचुएशन होती है. तो प्लेंटिफ शुड हैव टू रिप्लाई टू द काउंटर क्लेम. If he needs to reply the counter claim, the court is going to dismiss the original suit. इसके अगले सिनेरियो में है सेट ऑफ वाला पार्ट. सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि भाई इफ कोई पैसे वाला केस हो, प्लेंटिफ ने पैसे लिए हो डिफेंडेंट से या फिर डिफेंडेंट ने पैसे लिए हो प्लेंटिफ से, इस तरीके का कोई भी केस है, तो डिफेंडेंट वाला पार्टी इज गोइंग टू फाइल द सेट ऑफ का एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट एंड इज सेइंग कि भाई प्लेंटिफ ने मेरे ऊपर क्लेम किया 1 करोड़ रुपए का, बट आई एम सेइंग एज अ डिफेंडेंट कि भाई मेरे ही 50 लाख रुपीस निकल रहे हैं प्लेंटिफ के ऊपर. तो सेट ऑफ का एप्लीकेशन क्या करेगा? सेट ऑफ का एप्लीकेशन ये करेगा, जो भी 1 करोड़ रुपए है उसमें से 50 लाख माइनस हो जाएंगे और रिमेनिंग जो भी अमाउंट होगी 50 लाख की, उसके ऊपर ही अभी केस चलेगा कंटिन्यू. जैसे कि पहले प्लेंटिफ ने क्लेम किया था 1 करोड़ रुपए का. फर्स्ट प्लेंटिफ क्लेम दी 1 करोड़ रुपीज शुड बी there as a claim, and opponent party should give the 1 crore rupees to the plaintiff as a claim. But by giving the set of application by the defendant side, by the opponent side, respondent side, plaintiff, whatever the सामने वाला side, respondent side is saying कि भाई मेरे पहले ही 50 लाख रुपए, whatever the 50 lakh rupees amount, I already given it to you plaintiff, or plaintiff should have to return my 50 lakh rupees first, then I will give him 1 crore rupees. तो इस तरीके की सिचुएशन में अगर वैलिड ग्राउंड रहेगा, then what court is going to do? Court is going to finalize the matter by set off, in which court is going to minus the remaining amount or the possession of amount or the claim amount by the defendant. That amount will be minus, and whatever the remaining amount is there, court is going to finalize the suit on the basis of that remaining amount only. मतलब 1 करोड़ का केस था, डिफेंडेंट ने कहा कि भाई मुझे 50 लाख रुपए चाहिए प्लेंटिफ से क्योंकि मैंने उसको दिए थे पैसे. अगर ये प्रूव होता है, कोर्ट 50 लाख रुपए को माइनस करेगा 1 करोड़ रुपए से, और जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगी जो मेजरली था वो भी उसी बेस पर चलेगा. तो इस तरीके से होते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम, सेट ऑफ. इसके अलावा इफ अपोनेंट पार्टी इज गोइंग टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट और द काउंटर क्लेम, जो भी पार्ट है, समझो काउंटर क्लेम खत्म हो गया, सेट ऑफ खत्म हो गया, फिर अभी केस फिर से आ जाएगा रिटर्न स्टेटमेंट वाला पार्ट में. एंड इफ द अपोनेंट पार्टी इज फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट, इसमें जो भी चीज़ें होंगे फिर उसका जवाब प्लेंटिफ देगा. फिर प्लेंटिफ जो भी रिप्लाई देगा रिटर्न स्टेटमेंट में, उसका जवाब डिफेंडेंट देगा, अपोनेंट पार्टी देगा. तो ये सारा सिचुएशन ऐसे ही चलता रहता है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट फेज ऑफ सिविल सूट में चलेगी. कल के सेशन में वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर द सेकेंड फेज ऑफ सिविल सूट. उसमें हमें देखना है एक्स पार्टी डिग्री, उसमें हमें देखना है डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट, एविडेंस का पार्ट, सेटलमेंट ऑफ इश्यू का पार्ट, आर्गुमेंट का पार्ट, विटनेसेस की एग्जामिनेशन का पार्ट, जजमेंट का पार्ट, डिग्री का पार्ट, ऑर्डर का पार्ट, एग्जीक्यूशन का पार्ट. इन सारी चीज़ों को हमें देखना है कल के पार्ट में. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द टुडे सिनेरियो. ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन द डिटेल मैनर, बिकॉज ऑल दिस सेशन आर फॉर द 7 days. तो 7 days में हम इतना ही डीप में जा पाएंगे. ठीक है, अगर आपके सवाल है कोई तो यू कैन आस्क मी नाउ, अदरवाइज विल कंटिन्यू टुमारो.
कोई सवाल है आपके? बोर तो पक्का हो गए होंगे आप, क्योंकि बस 19 पीपल्स आ गया। बोर हो गए हो, नींद आ रही है आपको, ठीक है, फिर कल से मत ज्वाइन कीजिएगा। नींद आ रही है तो आपकी मर्जी भाई साहब, आप बड़े लोग हो। अच्छा, किसी के कोई सवाल है? एनीवन हैव एनी क्वेरी? अच्छा, कोई सवाल नहीं है। भवानी जी, और क्या है, दाऊद अली जी। ओके चलो, नॉट एन इशू। मिलते हैं हम कल के सेशन में, अगर आपको कोई सवाल नहीं है तो, ठीक है। एंजॉय योर डे। चलो मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। देखो, इतने जल्दी में ना इसी तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसलिए बुरा मत मानिएगा कि भाई ये बाकी के पॉइंट्स छूट गए, बाकी का पॉइंट हो गया है ना, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो उतना ही हम डीप में जा सकते हैं, उससे ज़्यादा जा नहीं सकते, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि कुछ पॉइंट मिस हुए होंगे, क्योंकि जितने पॉइंट हमने कवर किए वो मोर देन इनफ है फॉर द बेसिक पार्ट। ओके चलो, मिलते हैं कल के सेशन में। गुड नाइट।